नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास डिबेट शो रणनीति। रणनीति बन रही है सामरिक मुद्दों पर, रणनीति बन रही है रक्षात्मक मुद्दों पर, रणनीति बन रही है आर्थिक मुद्दों पर और रणनीति बन रही है व्यवसायिक मुद्दों पर। लेकिन एक ऐसी रणनीति है जो पड़ोसी मुल्क में बनती नजर आ रही है। मौजूदा वक्त के भारत के अंदरूनी हालात और जिस तरह से भारत सीमावर्ती और अंदरूनी दोनों समस्याओं का सामना कर रहा है, और उसके बाद जो तीन चीजें निकलकर आ रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। और पाकिस्तान की खलबली किसी आम व्यक्ति में नहीं, वहां की रक्षा करने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के दिल में बेचैनी बनकर उभरी है। हाल ही में पाकिस्तान के ख्वाजा मंत्री आसिफ खान ने एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान यह कबूल कर लिया कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान को फिर से भारत का डर सता रहा है। बड़ी खबर, जहां पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को भारत का डर है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को लेकर बयान देते नजर आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दोनों मुल्कों के भीतर और सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। तो पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद वाला डर फिर सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के आर्मी चीफ के बयान को खारिज नहीं कर सकता, लिहाजा तैयारियां चल रही हैं एक बार फिर से हालातों को भांपने की। अब खौफ में जो ख्वाजा आसिफ है, उनकी बयान की जो बड़ी बात है वो आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत फिर से हमला करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान घुसपैठ करता है और भारत उसको सपोर्ट करता है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सऊदी अरब, यूएई, ईरान और चीन सब पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन भारत के सशक्तिकरण की वजह से वो चुप बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि काबुल में आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और उसको भारत सपोर्ट करता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधरें, इसीलिए जो अफगानिस्तान के तरफ से हमले हो रहे हैं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो तमाम रणनीति है वो भारत की है। अब एक तरफ ख्वाजा आसिफ को डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं सोहेल आसिफ, उन्होंने उल्टा पाकिस्तान की सरकार और उनके रक्षा मंत्री पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद खुद खैबर पख्तूनख्वा में फेक अटैक करवाती है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने यह भी कहा कि पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के लोगों को आर्मी किडनैप करती है। सोहेल अफरीदी यही नहीं रुके, उसने यह भी आरोप लगाया कि शांति नहीं चाहते पाकिस्तान के हुक्मरान, खुद पाकिस्तान के इलाकों में सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। यही कारण है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार दहशतगर्दी खुद पाकिस्तान की सरकार बना रही है, और इमरान खान ना झुके थे ना झुकेंगे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ लगे हाथ आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो डर सताया हुआ है, कल को खुदा ना खास्ता हालात और संजीदगी वाले बने तो कौन कहां पर ठहरता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल सतीश मंगोत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत। करोड़ी सिंह सर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इकबाल ममदानी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर एक निजी न्यूज चैनल को ख्वाजा आसिफ का दिया गया बयान तमाम सोशल साइट्स पर वायरल है, जहां पर वो डरे सहमे खौफ में नजर आ रहे हैं कि उन्हें डर सता रहा है कि जो इस वक्त हालात हैं वो बिल्कुल उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीमा और पाकिस्तान के अंदर बनी उसकी फिर से याद दिला रहे हैं। जी हाँ कुणाल जी, एक कहावत है हिंदी में कि बोया पेड़ बबुल का, आम कहां से होए। पाकिस्तान ने दशकों से भारत विरोधी अभियान चलाया हुआ है। पठानकोट हमले के बाद भारत ने एक छोटा सा टोकन पाठ पढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, जो कि अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान को मालूम है कि भारत कभी भी सिंदूर 2 कर सकता है। इसी के तहत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरे दुनिया में जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मदद दे दो, पैसे दे दो, हथियार दे दो।
इसी के तहत एक नया इनिशिएटिव इन्होंने चालू किया है, जिसके तहत वो दुनिया भर में जैसे ओआईसी के देश हैं 57 मुसलमान देश, गल्फ काउंसिल है, यहाँ जाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा आक्रामक देश है, हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो सऊदी, कतार, तुर्की हमें पैसे दे दो, हमें सहायता दे दो। जी ठीक है, लेकिन इसी बीच ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्हें तो डर तो सता ही रहा है। लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध नहीं ठीक हो रहे, यानी कि खुद आप लगातार अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे हो और उसके बाद जब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है तो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। और जबकि ये चीज भी मानते हैं कि दोनों मुल्क, ना सिर्फ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सभी के सभी ये देश अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने में भी लगे हैं और सीमावर्ती हालातों में, सीमावर्त में जो तनाव फैला हुआ है उसको भी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ कुणाल जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान अपनी गिरेबान में झांकने से बार बार मना करता रहा है, वास्तव स्थिति में नहीं रहना चाहता है। अफगानिस्तान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, भारत सरकार ने कितनी अच्छी तरह से सुलझा ली। हमने अफगानिस्तान की जो काबुल में तालिबान सरकार है उससे बातचीत शुरू कर दी है, उभय पक्ष एक दूसरे की यहाँ पर एम्बेसी खोल रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान को भी चाहिए कि अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा नरम रुख अख्तियार करे, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत शुरू करे। हो ये रहा है कि अफगानिस्तान से जब भी कुछ छुटमुट गड़बड़ पाकिस्तान की तरफ होती है तो तुरंत पाकिस्तान की आर्मी तोपखाना, टैंक लेकर बॉर्डर तक पहुंच जाती है। अभी हमने बड़ा पिक्यूलियर केस देखा पिछले महीने, जब पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को लॉन्च कर दिया काबुल तक। तो जाहिर बात है कि ना ही पाकिस्तान इजराइल की एयरफोर्स है और ना ही अफगानिस्तान गजा पट्टी है। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस हवाई हमले का जवाब दिया। कोई भी सार्वभौम सॉवरेन कंट्री इसी तरह से जवाब देता। अब पाकिस्तान जो है इस छोटी छोटी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को समझ नहीं रहा है। अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते सुधरें तो भारत को दोषी करार देकर क्या होगा। भारत का तो अफगानिस्तान में कोई प्रेजेंस एक महीने पहले से था ही नहीं। अभी पिछले महीने ही दोनों देशों में थोड़ी सी संबंध नॉर्मलाइज हुए हैं भारत और पाकिस्तान के। नहीं तो काबुल में कोई भारतीय नहीं था, हेरात में कोई भारतीय नहीं था, कंधार में कोई भारतीय नहीं था। तो हम किस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को अपना चश्मा उतार के चश्मा बदलकर बात करनी चाहिए। यही तो दिक्कत है ना सर, दशकों की राजनीति के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि रक्षात्मक तौर पर जो एक रिलीजियस चश्मा है उसको उतारकर नहीं देखा जा रहा। कर्नल सतीश मंगोत्रा सर, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है कि कई बार जब तूफान में घर के ऊपर का छप्पर या छत उड़ जाती है तो कुछ जरूरत से ज्यादा अक्लमंद लोग उसको लिए तूफान को दोष देते हैं कि भाई हमारी तो तैयारी पूरी थी लेकिन तूफान की वजह से हमारा छप्पर उड़ गया, हमने कुछ नहीं किया, ये तूफान था जिसकी वजह से हमारी लुटिया डूब गई, हम चारों खाने चित हो गए। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत पर इस तरह से एलिगेशन लगाना और जो हालात बने हैं उसके लिए खुद पाकिस्तान पर, भारत पर दोष मढ़ देना, लग रहा है कि ये शायद पाकिस्तान पर कहावत सच साबित हो रही है। देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान जो है वो एक शांति प्रिय देश है। ये आज से नहीं, पंडित नेहरू के टाइम से है कि हमारा देश जो था उस वक्त तो शांति प्रिय देश था, पर हमारे साथ उस वक्त चाइना ने जो था वो धोखा किया। 1962 के बाद हम लोग जाग गए और उसके बाद हमने कभी भी किसी भी देश के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की। ये तहरीर बताती है, आज भी आप देख लीजिए हमारी तहरीर में ऐसा नहीं है। जब तक हमको छेड़ा नहीं गया है तब तक हमने कोई भी रिटेलिएशन किसी भी देश के ऊपर या किसी अपने हमसाए मुल्क के ऊपर, जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, उन पर नहीं की। तो अभी पाकिस्तान जो है उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है ही नहीं। हमारा आज ये अगर हमसाया मुल्क हमसे मिलकर साथ चलता या दोस्ती के हाथ बढ़ाकर चलता, हम लोगों ने आपको मालूम है कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बस
लेकर यहाँ से गए थे उनके हाथ मिलाने के लिए। मोदी जी ने भी कोशिश की, पर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना कोई वहां पर सिलेक्टेड ये है कि अवाम है। अवाम खुद परेशान है कि हम किसके अंडर हैं, आर्मी के अंडर हैं या हमारी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई है नहीं। तो पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आता कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। जैसा आप अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब के, छोटी छोटी डिप्लोमेटिक बातों से उनको काम करना। डिप्लोमेटिक है कहाँ डिप्लोमेसी उनमें? आप किनके साथ बात करेंगे? पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी उसके हमसाये मुल्क के साथ कोई उसका दोस्ती हो जाए। अगर उसको ये होता तो आज से नहीं, 1948 से 47 में जब हमारी पार्टीशन हुई थी, उस वक्त ही ये ऐसे मुआहदे करते कि हम आपके साथ मिल के चलेंगे, आपका बड़ा देश है, हमारा एक छोटा देश है, हमको भी अपने साथ लेके चलिए। आज पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं, अगर चांद पे नहीं तो कहीं ना कहीं इसको उतार ही देते हम लोग। पर चीज ये है कि वहां पर ना तो कोई हुक्मरान है जी, तो बात किससे करें? वो कहते जी हम तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डोंगा लेके, वकीलों की तरह डोंगा लेके ये भीख मंगों की तरह मांग रहे हैं। कौन देगा? पूरी दुनिया अब समझ गई है कि ग्लोबल सेंटर जो है टेररिज्म का या कोई भी किसी भी शरारत का, वो पाकिस्तान एक फैक्ट्री बन चुका है ग्लोबल टेररिज्म की। आप देखिए कहीं भी अगर हरकत, 9/11 हुआ उसके लिंक यहाँ निकले, आज हमारे यहाँ पर ये हुआ उसके लिंक हमारे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आस-पास में जुड़ रहे हैं। आप देखते, तो इसलिए ये जो पाकिस्तान के साथ कहना कि डिप्लोमेसी वो अफगानिस्तान से बात करेंगे, बात किससे करेंगे? कौन करेगा बात? बात उनके कोई, ना तो कोई हुकूमत है, ना उनके आर्मी जो है वो सिर्फ यही जानना चाहती है कि ठीक है हवाई हमला कर दो, थोड़ा सा उनके ऊपर। आप उनके साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते, बल्कि आप उनको बुरी तरह से आप परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे होगा? तो इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है वो चाहेगा कि पाकिस्तान हम आराम से अपने रहें। हमने हिंदुस्तान कोई भी किसी भी मुल्क के साथ नहीं चाहता कि हम जो हैं अपने रिश्ते जो हैं वो खराब करें। ठीक है। आप देखिए हमने हमारे नेपाल, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया। आज देखिए आप उसके बाद क्या हालात हो चुके हैं और किस हालात में वहां पर जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है। नहीं, अच्छा हुआ आपने बांग्लादेश का प्राइम जिक्र कर मिनिस्टर लिया। करोड़ी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं सर। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार समय कमजोर होता है करोड़ी सिंह सर। भारत के भी संबंध कई मर्तबा नाजुक दौर से बांग्लादेश के साथ रहे हैं, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत के बाद संबंधों को बेहतर किया गया। अब खबर यह है कि बांग्लादेश के जो एनएसए हैं वो भारत में आकर अजीत डोभाल जी से मिलेंगे। नेपाल के से भी हमारे साथ हमारे रिश्ते कई बार कमजोर हुए, उसके बाद बैठकर उसको ठीक किया गया। आप देखिए मॉरिशस, आप देखिए श्रीलंका, आप देखिए श्रीलंका के साथ भी कई बार ऐसी इश्यू हुई। हाल फिलहाल में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर भारत आकर विजिट करके गई और तमाम तरह की जो अच्छी बातें रही। लेकिन पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ संबंध ठीक नहीं होना, उसके लिए भारत पर आरोप मर देना, यह कितना जायज है पाकिस्तान क्या? देखिए कुणाल, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, वो एक मल्टीलेटरल मीटिंग है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में आ रहे हैं और निश्चित रूप से द्विपक्षीय बात होगी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बांग्लादेश के सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जो भी समस्याएं हैं देशों के बीच में, दो के बीच में या सब देशों के समूह के बीच में, वो कूटनीति और संवाद से सुलझाए जाएं। ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। पाकिस्तान के साथ भी भारत की यही पॉलिसी रही। और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, फिर कंपोजिट डायलॉग चला, और जो ही ये डायलॉग थोड़ा आगे बढ़ता है, शांति प्रक्रिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के जो दहशतगर्द और जो वर्दी वाले हैं वो मिलके कहीं न कहीं कोई घटना करते हैं जिससे पूरा जो शांति प्रक्रिया है वो डिरेल हो जाती है। ये तो पाकिस्तान की स्थिति है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी अदावत है,
पाकिस्तान अदावत रखता है भारत से, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान हर तरह की अपनी शतरंज की चाल भी चलेगा, चौसर की चाल भी चलेगा, और इंडिया को किसी न किसी रूप में वो चेकमेट देने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। लंबे समय से हम 47 के बाद से सामान्यतः कहते रहे कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी एग्जिस्ट करता है और भविष्य में भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन समस्या यह है कि हम डील कैसे करें। पाकिस्तान की जो टीटीपी की प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है, या अफगानिस्तान के साथ है, या बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन खराब हैं, वो उनका दोनों के रिश्ते खराब होने का अपने कारण है। लेकिन इन तीनों में ही पाकिस्तान निरंतर रूप से भारत को घसीटता है कि भारत इनकी हिमायत कर रहा है, भारत की वजह से हो रहा है। ये बार बार पाकिस्तान के हुक्मरान बात कहते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन पे भी कहते रहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। और प्रूफ भी नहीं है। दूसरा, भारत के साथ कोई ऐसा ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की कि भारत जाके इंटरफेरेंस करे। तो ये आरोप तो निराधार है, लेकिन पाकिस्तान ये चाल सब चलता है, और चाल चलने में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कूटनीति मजबूत करता है, और उस कूटनीतिक मजबूती में आप ये कहना चाहते हैं क्या पाकिस्तान जंग से पहले ही या हालात खराब होने से पहले ही विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है? यही कारण है कि जो गल्फ की मुस्लिम कंट्रीज हैं या जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके सामने अपने आप को विक्टिम के तौर पर शो कर रहा है? निश्चित रूप से कुणाल, देखिए मैंने अभी कहा नहीं, पाकिस्तान अपनी शतरंज और चौसर की चाल चलेगा अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, और ये भी दिखाने के लिए कि भारत हमलावर है, भारत हमारे यहाँ आतंकवाद को फैला रहा है। ये सब स्ट्रेटेजी पाकिस्तान अडॉप्ट करेगा। लेकिन हम क्या करें इसके लिए, डील कैसे करें, हमारे लिए समस्या ये है पाकिस्तान की, क्योंकि बातचीत के रास्ते हमने लंबे समय से एक्सपीरियंस कर लिया है, वो सफल नहीं रहे, शांति की प्रक्रिया बिल्कुल सफल नहीं हुई। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है, उसमें पाकिस्तान का आवाम बहुत कमजोर है, जमहूरियत वहां मजबूत नहीं है, और दहशतगर्द और वर्दी में एक तरह का अलायंस है। और अलायंस मुझे लगता है कि अब और मजबूत हो रहा है कमजोर होने के बाद ऑपरेशन सिंधु, क्योंकि जिस तरह से मुनीर हावी हुए हैं, सेना पाकिस्तान की राजनीति पे हावी हुई है। शुरू में तो यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री की परछाई की तरह मुनीर गए, कोई भी सेना प्रमुख इस तरह से नहीं जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेटमेंट, चाहे मौजूदा पाकिस्तान के वजीर आजम हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, इनके एक एक स्टेटमेंट दरअसल इनके ना हो के पाकिस्तानी आर्मी के होते हैं? ठीक है, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इकबाल ममदानी सर, पाकिस्तान जब इकोनॉमिकली कोलैप्स करता है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, पॉलिटिकली कोलैप्स करता है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, बायलैटरली कोलैप्स करता है उसके लिए भी भारत जिम्मेदार है, और ओवरसीज रिश्तों को लेकर जब कोलैप्स होता है तो भी उसके लिए भारत जिम्मेदार है। जबकि नेशन वो जो चला रहे हैं, उनकी आर्मी चला रही है, लेकिन हर चीज के लिए जिम्मेदार यहां वो अपने फेल्योर्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, और ना क्रेडिबिलिटी ना पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। धन्यवाद कुणाल जी। कैप्टन साहब, कर्नल साहब और सिंह साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफी चीजें रखी थी कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपको बता दूं कि फैज हमीद की जैसे हमने बात की, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम वेंटिलेटर पर है अमेरिका के, अगर वो वेंटिलेटर हटा दे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि बूट पॉलिश पीएम है। उसकी वजह साफ सुथरी ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर 17 सीटें जो है इस पार्टी को मिली थी, पूरे अलायंस को, उन्हीं को लेकर के आर्मी ने वहां पर ये सरकार बना दी है और अपने इशारों पर वो सरकार को चला रही है। अभी हालात पाकिस्तान के इतने खराब है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनको रिश्ते चाइना से रखने हैं, उनको अमेरिका से रिश्ते रखने हैं, उनको अफगानिस्तान से रिश्ते रखने हैं। जब अफगानिस्तान आजाद हुआ था, तालिबान की सरकार आई थी, तो DGISI फैज हमीद जो है वहां जाकर के अपने गुणगान गा रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे ज्यादा करीब वही लोग हैं। और अगर मैं ख्वाजा आसिफ की बात करूं तो मुझे आज भी उनका वो स्टेटमेंट याद है। उन्होंने अमेरिका को पीठ पर रखकर कहा था कि ताकत आपकी, अल्लाह हमारा, मतलब वो जीत की खुशी मना रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बने हैं और उनके फील्ड मार्शल की जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उसके बाद भी जिस तरीके से अमेरिका ने बगराम एयरपोर्ट की बात की, उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे करके वो सिनेरियो उनका बदलता जा रहा है, वो दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदलती गई। उसके अलावा जो टीटीपी की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से सिंह साहब ने भी कहा, तो टीटीपी के हालात जो है आज की तारीख में, उसकी वजह सबसे बड़ी है जो एक्स आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ही उस वक्त टीटीपी को अंदर लाया और अंदर ला करके उनको सरेंडर करके बिठाया, और बिठाने के बाद में काफी जानकारों ने मना किया था, लेकिन वो उस बात को नहीं माने। आज उसका आप अंजाम देख रखे तो वहां पाकिस्तान भी उसको लेकर के दहशतगर्द के अंदर परेशान है, हिंदुस्तान के अंदर भी टीटीपी के लिंक्स जो है वो लगातार मिलते जा रहे हैं। दूसरा, अगर मैं इन पूरे चीजों को बात करूं तो पाकिस्तान के हालात के अंदर अभी जो सबसे बड़ी चीज है, जो 26 अमेंडमेंट आया था पिछले साल, और मतलब शुरुआत के अंदर पिछले साल से जो शुरुआत था, जिसके अंदर आर्मी चीफ की मुद्दत जो है 5 साल बढ़ा दी गई। मतलब पहले आर्मी चीफ जो है वो 3 साल के लिए हुआ करता था, अब जो है वो 5 साल के लिए हो गया है। 5 साल का मतलब है कि नवंबर 27-28 को जो है उनका टेन्योर खत्म होता है, लेकिन उसके बाद अब ये 5 साल और उनको मला करके मिलेगा। दूसरा, 27th अमेंडमेंट जो आया है, वो अमेंडमेंट इतना खतरनाक है कि जिसके अंदर इस्तिस्ना, अगर मैं उर्दू का वर्ड करूं तो उसको इस्तिस्ना मिला है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल, यानी कि इस्तिस्ना का मतलब एक तौर पर अगर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूं कि मैं कोई भी गुनाह कर लूं तो उसकी मुझे माफी मिल जाए। माफी का मतलब यह है कि अगर वो फील्ड मार्शल रहते हुए एक 50,000 लोगों को मार देते हैं तो आप कानून के अंदर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो पूरा पाकिस्तान बेच दे तो उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। ये दुनिया का एक अजीब और गरीब कानून 27 अमेंडमेंट से पाकिस्तान के अंदर पहली बार देखने मिला है, जिसके अंदर दुनिया को लेकर के काफी हंगामा चल रहा है इस पूरी चीजों को लेकर के। और अभी जो है 28 अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं। मतलब कानून जो है आर्मी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो कंपनी है वो इस तरीके से चला रही है कि उनको ये पता है कि आने वाले दिन जो है वो भारत नहीं, पाकिस्तान की ही जनता उन्हें जूते से मारेगी और सिविल वॉर की तरफ खड़ा है। अभी जिस तरीके से मुस्लिम कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मिलकर के काम कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो अब्राहम अकॉर्ड के जरिए जो दुनिया के अंदर काम चल रहा है उसका वो एक हिस्सा बनना चाहते हैं। एक तरीके से वो ये बताना चाहते हैं कि हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी को लेकर के बात कर रहे हैं कि हम वहां जाके सिक्योरिटी देंगे, तो उन सारी चीजों को लेकर के पाकिस्तान के इंटरनल मामले के अंदर भी हालात काफी खराब हो चुके हैं। और इन चीजों को लेकर के कभी अचंभव नहीं होगा आपको कि कहीं कभी भी सिविल वार वहां फंस सकता है। हालात ये चीजों को भी लेके खराब है और महंगाई को लेके भी खराब है। ठीक है, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी लग रही है उस व्यक्ति के तरह जो मंदिर के बाहर खड़ा है, मंदिर में जाता है तो भंडारा खत्म हो जाता है और बाहर लौटता है तो चप्पल चोरी हो जाती है, यानी दोनों तरफ से उसको नुकसान हो जाता है। वो अमेरिका के पास जाता है तो चीन नाराज होता है, चीन के पास जाता है तो अमेरिका नाराज हो जाता है, अफगानिस्तान से उसके संबंध अच्छे हैं नहीं, और उसके बाद जब अंदर उसका खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पंजाब प्रांत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो सेंट्रल इलाका है पाकिस्तान का वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं गाजा पीस प्रोग्राम सपोर्ट करने के लिए, तो हर जगह तो सिर्फ प्रोटेस्ट ही हो रहे हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा आर्मी को हर जगह से उसकी खानी पड़ रही है, कुछ नहीं बचा है हाथ में। कुणाल, पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को चलाएं। उनका जो टोटल अटेंशन है, जब अमेरिका में जाते हैं तो वो भारत की बात करते हैं, अमेरिका में जाएं भारत की बात क्यों करते हैं, अपने लिए कुछ पैसे ले आए। इसी तरह से जब वो चीन में जाते हैं, इनके हुक्मरान आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, शहबाज शरीफ गए थे, तो वो भारत की बात करते हैं। मांगते हैं टैंक, तो अरे भाई चीन से मदद लो, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, नहीं, भारत विरोधी मदद मांगते हैं। अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारना है, नहीं, हवाई जहाज भेज देते हैं काबुल पर हमला करने और बोलते हैं कि भारत जो है अफगानिस्तान को भड़का रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। आज पाकिस्तान की हालत इतनी दयनीय है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक सब उनको लोन देने से कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अमेरिका की शय में बीच बीच में इनको 1-2 बिलियन मिल जाते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में ये थे, बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट में ये कह के निकले कि हम लश्कर तौबा, जैश मोहम्मद और उनके जो गुर्गे हैं उस पर बैन लगाएंगे, वो भी नहीं लगा रहे हैं दिल से। तो पाकिस्तान किसी भी समय फिर से FATF के ग्रे लिस्ट में जा सकता है।
ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना पड़ेगा। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि वहां असली डेमोक्रेसी है नहीं। एक ट्रॉयका ऊपर बैठती है, आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ और एक टिटुलर प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, चाहे इमरान खान हो, कल बिलावल भुट्टो बन जाएंगे पीपी से। तो ये जो ट्रॉयका है ये पाकिस्तान को चलाती हैं। इनको आम आवाम की जो जिम्मेवारी है, आम आवाम की क्या ख्वाहिश है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको चाहिए बलूचिस्तान में जाएं, वहां जो भी पॉपुलर डिमांड है उसको मीट करें, खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, वहां जो भी पॉपुलर डिमांड है उसको मीट करें, पीओके के लोगों को खुश करें। उसकी जगह में इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ इस पे है कि पंजाब में अपना कब्जा रखो, रावलपिंडी इस्लामाबाद में पंजाबी जनरल्स को बिठा दो। इनकी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, इन्होंने सिर्फ पंजाब के सुन्नी मुसलमान भाइयों को घुसाया हुआ है, बस। बहुत ही सीमित दृष्टिकोण है कुणाल इनका गवर्नेंस का। ठीक है, अब कर्नल सतीश मंगोत्रा सर, एक चीज समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से फड़फड़ा रहा है और कह रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि पाकिस्तान डायरेक्ट हमला नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको पता चल गया कि कौन कहां कितना स्टैंड करता है, इसलिए खबर यह निकल कर आई कि उसने प्रॉक्सी वॉर के तहत टर्की में बैठे आईएसआई मॉड्यूल के माध्यम से उमर और बाकी आरिफ और परवेज को, शाइन को, मुजम्मिल को ट्रेन किया और भारत के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 10 तारीख की शाम 6:22 पर अटैक करवाया। भले ही अलग अलग कारणों, सूत्र तो सारे कहीं ना कहीं टर्की से निकल रहे हैं, और टर्की में बैठकर कैसे आईएसआई काम कर रहा है यह भी दुनिया को जग जाहिर है। तो एक तरह से ये वहां का खौफ है कि जो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि हमने बहुत प्रॉक्सी का प्रयास किया कि ये तार हम तक ना जुड़ी, उसके बावजूद भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब हमारी खोपड़ी पर आ रहा है। देखिए कुणाल जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि कश्मीर और इसका मुद्दा जो है उसको वो टाइड डाउन करे, या टेररिस्ट एक्टिविटीज वो कश्मीर में अगर बंद होगी, क्योंकि कश्मीर में अब हमने बहुत टाइट सिचुएशन कर दी है, तो उन्होंने एक अल्टरनेट फील्ड ढूंढा। आप देखिए कि हम लोग कहते थे कि शांति हो गई, ठीक है, शांत है, अभी कश्मीर शांत है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि पब्लिक भी, वहां का अवाम भी वो आराम से जी रहा है, और पर्यटक आप देखिए वहां पर इनको किसी भी होटल में जगह रहने के लिए मिल रही। तो चीज ये है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को मरने नहीं देगा, जिंदा रखेगा जी। वो किसी न किसी तरह से, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि भाई हम क्यों ना अपने ऊपर जुर्मा ना लें, दूसरे उधर से करवाकर कोई ऐसी कार्रवाई करवाएं जिससे कि मुद्दा भी जिंदा रहे। और डर जो अब इनको है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज पर है, वो जैसे लैपटॉप का पॉज बटन दबा हुआ पॉज पे चल रहा है, और इनको मालूम है, और मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर करा था कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट अगर हमारे पर हुआ तो हम इसको एज ए वॉर डिक्लेयर करें। तो उनको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब तार देखिए, जब यहाँ पर ये सारा कुछ निकल के बाहर आना शुरू हुआ है, तो धीरे 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 तार जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलते जा रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर पूरा हक है कि हम उसके ऊपर अपना एक्शन लें, और अगर हमने अभी पॉज बटन को खोल दिया तो वो किसी भी वक्त मोदी साहब जी उसको खोल सकते हैं, पॉज बटन को एक्टिव पे ला सकते हैं। तो पाकिस्तान को बिल्कुल डेफिनेटली डर होना चाहिए, और डर है भी, और ये कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है अगर पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया। ये हरकतें, ये देखिए, मैंने कल भी इस मंच पे कहा था कि हिंदुस्तान ने हमेशा जो है वो पीसफुली बातचीत करने की कोशिश। अगर आप देखें, अभी कहते थे कि नहीं जी ये अनपढ़ लोग हैं, आप 9/11 लीजिए, 9/11 जो हुआ, कहाँ ऑल वर एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पीपल, दोज हु वेंट एंड हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट एंड देन वेंट इनटू द WTC, तो वो लोग भी पढ़े लिखे लोग थे। पाकिस्तान किसी भी तरह से नहीं, लेकिन वही बात है ना कि दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसने एक मिसकंसेप्शन तो दूर कर दिया कि आतंकवादी हमेशा अनपढ़, जाहिल और गरीब इंसान ही बनता है, क्योंकि यहां पर ना अनपढ़ कोई था, ना कोई जाहिल था, ना कोई गरीब था। लेकिन करुणी सिंह सर, पाकिस्तान का IOC तक जाना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, जिसके 57 मेंबर्स हैं,
किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? वहां जाकर भीख मांग रहा है, वहां पर तमाम बड़े मेंबर्स हैं, सारे मुस्लिम कंट्रीज है, उसमें अफगानिस्तान, अल्बेनिया, अर्जेनिया, अजाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, उसमें फिलिस्तीन जैसे मेंबर्स हैं, उसमें तुर्की है, उसमें ईरान है, इसमें ये सब सारे मेंबर्स हैं। उसका वहां जाकर गिड़गिड़ाना और ये कहना कि भाई हमें अब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी और मुस्लिम देश होने के नाते आपको हमारी मदद के लिए उतरना पड़ेगा, वो कितना कंसीडर करेंगे इनकी मुराद को? देखिए कुणाल, पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से अनसक्सेसफुल है या कितना सक्सेसफुल है मालूम नहीं, लेकिन इस्लामिक देशों में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है कि इंडिया इजराइल के साथ है और इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है जो पैलेस्टाइन पे अत्याचार हो रहा है उसमें। ये पाकिस्तान इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है। और जब इजराइल ने कतर में स्ट्राइक किया था, उसके बाद इस्लामिक देशों की कतर में मीटिंग हुई और उसमें पाकिस्तान और कुछ और देशों ने ये प्रपोजल रखा कि एक इस्लामिक नेटो बनाया जाए जो एक दूसरे की मदद करें, लेकिन उस समय वो पास नहीं हुआ। कुछ देशों ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया, सहमति नहीं बनी, वो इनिशियल स्टेज थी। उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट किया। अब पाकिस्तान देखिए यूएई, कतर, अजरबैजान, इनके साथ मिलके भी एक डिफेंस पैक्ट कर रहा है। तो ये डिफेंस पैक्ट इस रूप में हो रहा है कि पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से मजबूत है। पाकिस्तान आपको हथियार सप्लाई करेगा, पाकिस्तान आपके सैनिकों की ट्रेनिंग देगा, आपकी मदद करेगा, आप इसके बदले पाकिस्तान को पैसा दो। पाकिस्तान उनसे मदद लेना चाहता है। तो अपनी जो मालियाती और मैशत की हालत है पाकिस्तान की, वो इन इस्लामिक देशों से पाकिस्तान सुधारना चाहता है। और इसीलिए सऊदी अरब ने यह कह दिया कि 1 मिलियन पाकिस्तानियों को हम यहाँ अलाउ करेंगे, वीजा देंगे। 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो एक तरफ तो वैसे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री है, वहां जाएगी तो मुफ्त में नहीं जाएगी, निश्चित रूप से उनसे पैसा लेगी। तो इनके थ्रू पाकिस्तान एक तो अपने हालात है, आर्थिक हालात, उसको मजबूत करना चाहता है और उसमें कुछ सीमा तक हो सकता है सफल हो। दूसरा ये कि भारत को एक, जैसे ये कहता है कि भारत मेरे पे अटैक कर सकता है, भारत बड़ा देश है, तो जैसा आपने प्रारंभ में भी बोला था, ये एक विक्टिम कार्ड खेलता है। तो वो विक्टिम कार्ड पाकिस्तान खेल रहा है। लेकिन देखिए पाकिस्तान को अब कोई समझाए कि आप मान जाओ, इस तरह का कार्ड मत खेलो, तो उससे तो पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। तो अब भारत उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे? नहीं, लेकिन करोड़ी सिंह सर, क्योंकि जब ताश होती है, जब ताश खेला जाता है, उसमें क्लैशेस ऑफ टाइटन नाम का एक टर्म होता है। कई बार जिसको हम विक्टिम कार्ड कहते हैं या जोकर कहते हैं, वो तुरुप का इक्का निकल जाता है। तो इसका विक्टिम कार्ड कई बार काम कर गया ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए उसने जिस तरह से भीख मांगी, टर्की खड़ा हो गया उसके साथ, चाइना उसके साथ खड़ा हो गया, कई अन्य मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हो गए। हमें भी तो ये देखना पड़ेगा कि हम कितने मजबूत हैं। हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम नो डाउट शानदार है, काबिल तारीफ है, ब्रह्मोस मिसाइल काबिल तारीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी भविष्य में क्या स्थिति होगी, उसके लिए हमें भी तो अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। निश्चित रूप से देखिए कुणाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अजरबैजान ने मदद की, टर्की ने की, चाइना ने भी की इनिशियल स्टेज पे। तो हम कूटनीति के लिए क्यों सफल नहीं हुए कि इनको कंटेन कर पाते? क्योंकि भारत को उस लेवल की मदद भारत ने मांगी भी नहीं और की भी नहीं किसी ने। इतना जरूर कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध लड़ता है, तो भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का हम समर्थन करते हैं, यह विश्व समुदाय ने कहा। लेकिन पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका समर्थन नहीं किया किसी ने भी। तो हमें हमारा कूटनीति है उसका भी मंथन करना चाहिए, उसको भी रिव्यू करना चाहिए कि हम हमारी कूटनीति कैसे इफेक्टिव बनाएं, जिससे पाकिस्तान को वैश्विक समुदाय में हम आइसोलेट करें। क्योंकि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है, ये तो निर्विवाद है। क्योंकि जब भी शांति की बात होती है, पाकिस्तान कोई न कोई घटना करता है, उसके पर्याप्त एविडेंस है। तो हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आइसोलेट करने में क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? ठीक है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इकबाल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज करोड़ी सिंह सर ने कही कि आपको कॉइन्स के दोनों तरफ देखना पड़ेगा। आपको ना सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सामने आपके जो फाइटर खड़ा है, दुश्मन खड़ा है, कि वो कितना मजबूत है। आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आप
आंखों पर हाथ रखकर नहीं लिख सकते कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके साथ 4 लोग और खड़े हुए नजर आए। दूसरी तरफ जो गृह, आपको याद होगा हाल ही में हरियाणा में गृह मंत्री पहुंचे थे, 32 जोनल मीटिंग थी, वहां पर कहते हुए नजर आए, बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट था कि जो दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ उसमें जो दोषी हैं पाताल के अंदर होंगे, उन्हें बाहर ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जब पूरी दुनिया उस पिक्चर को देखेगी तो बहुत चीजें आपको, एक्शन भी दिखेगा आपको, उसको सब ट्विस्ट एंड सब दिखेंगे। यही कारण है कि ख्वाजा आसिफ से थोड़ी परेशान से हैं कि पॉलिटिकली स्टेटमेंट बड़े स्ट्रांग हैं, मिलिट्री स्टेटमेंट बड़े स्ट्रांग हैं, लिहाजा हम अभी से तैयारी कर लें, थोड़ा विक्टम। कुणाल जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देशों के पास प्रोफेशनल आर्मी, और ये भी सच है कि पाकिस्तान को सपोर्ट जो है ज्यादातर चाइना कर रहा है। उसकी वजह है चाइना खुद आकर के लड़ना नहीं चाहता, इसलिए पाकिस्तान को रियल टाइम सारी इंफॉर्मेशन दे करके वो धीरे धीरे करके वो चीजें लड़वा रहा है। इसके अंदर एक बात तो साफ है कि हम इन सारी चीजों को लेकर के हमारी अपनी रणनीति इस तरह बनानी पड़ेगी कि जिसके अंदर जो लड़ाई के लिए देखिए कैप्टन साहब और ये लोगों को बहुत अच्छा तजुर्बा है कि किसी भी लड़ाई को लेकर के, अगर हम 1971 की बात करें तो वहां इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ से ये कहा था कि आप अपने हिसाब से देखिए, पॉलिटिकल जो है वो मुझे लगता है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस बार भी जो चीजें चल रही है कि मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। आर्मी जो कर सकती है, लड़ाई का जो तजुर्बा है वो आर्मी को है, पॉलिटिकल व्यक्ति को बात करने का अंदाजा होता है, वो बेहतरीन बात कर सकता है किसी से, लेकिन अगर बात की जाए लड़ाई की तो जो मैदान में रहता है उन्हें ये सारी रणनीति पता होती है कि किस तरीके से लड़ना है। देखिए, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, हिटलर ने जब इंटरफेयर करना शुरू किया इस पूरे मामले के अंदर तो आपने देखा कि वो जंग हार गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंटरफेयर न करते और सिर्फ कमांड ये कहते कि भाई जंग जीत के दिखाओ तो शायद ये माहौल कुछ अलग होता, क्योंकि आर्मी जो है उसको एज ए प्रोफेशनल तरीके से ये अंदाजा होता है कि किस जगह पर कहां किस तरीके से लड़ना है। पिछली बार भी हमने साफ तौर पर देखा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल क़यादत ने कहा कि आप पहले अटैक करिए, फिर आधे घंटे के बाद कहा कि नहीं इन सारी चीजों को आप खत्म करिए। तो इसमें आर्मी का जो मोराल है वो टूटता है। आर्मी का जो है उसको ये रणनीति बनानी आती है कि हमको जीत कैसे हासिल करनी है, और अगर हम मैदान में है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने तिरंगे की चांद झुकने नहीं देंगे। और हमने आज तक देखा इन सारी चीजों को लेकर, तो ये बात आसिम मुनीर भी जानते हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी जानते हैं, वहां के पीएम भी जानते हैं कि भारत से लड़ना आसान नहीं है। भारत की आर्मी जो है वो प्रोफेशनल ट्रेंड है और वो हर लेवल तक जाती है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल चाहे 71 हो और 99 हम कारगिल वॉर देख ले या कोई भी चीजें देख ले, उनकी जो शान है वो हर तरीके से अलग है। कोई भी आर्मी का जो जवान है उसने अपनी लड़ाई या अपनी जान जो है किसी एक मेडल के लिए ही दी है, ना कि अपनी शान को लेकर के कि हमारा कद बड़ा हो। तो आप, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस युद्ध को लेकर के हमारे सीडीएस हो, आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो, इनको बैठ करके रणनीति तय करनी चाहिए कि अटैक कैसे होगा, कैसे घेरा जाएगा, कैसे हम सारी चीजों को लेकर के अपनी जीत को निश्चित बनाएंगे। मुझे लगता है कि खास करके कैप्टन साहब जो है वो और कर्नल साहब जो है वो ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मैदान की जो बात है वो मैं सीधे, ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास ही ये सवाल सीधे ट्रांसफर कर देता हूं। जो इकबाल ममदानी जी ने कहा कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन लगे हाथ मेरे एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब भी ग्रुप कैप्टन सर जरूर दीजिएगा कि भारत के संबंध उन देशों के साथ भी कितने मजबूत होने चाहिए। आप देखिए ना, आपने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान पॉलिटिकली कमजोर है, फाइनेंशियली कमजोर है, उसके खैबर पख्तूनख्वा में, उसके गिलगित बल्तिस्तान में, उसके पंजाब प्रांत में, सेंट्रल इलाका जो है वहां सब जगह राइट्स हो रखे, दंगे होते रहते हैं, बमबारी होती रहती है, बम ब्लास्ट होते रहते हैं। उसके बावजूद भी वो प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आता। यानी कोई तो है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पोक कर रहा है कि आप भारत की अंदर जो शांति है, जो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको डिस्टर्ब रखो। और वो भी इतना बेवकूफ है जो अपने अंदर के हालात ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उन देशों के कहने पर पोकिंग जरूर कर रहा है। कुणाल, इसमें कोई शक नहीं है कि काफी सारे देश हैं जो कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। चीन का नाम हम ले सकते हैं। क्या इसमें और कोई देश शामिल है? तुर्की भी हाशिए पर है, कभी कभी भारत विरोधी बयान देता है, थोड़ा बहुत
फौजी सहायता पाकिस्तान को कर देता है। हम अजरबैजान का भी नाम ले सकते हैं। सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने की कोशिश की थी जी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई खास मौका दिखा नहीं है जिसमें कोई भी इस्लामिक कंट्री, सत्तावन इस्लामिक जिन्होंने डायरेक्टली भारत विरोधी किसी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की हो। कुछ लोग बांग्लादेश की तरफ भी जरा सस्पिशियस नजर से देखते हैं, कुछ लोग मालदीव की तरफ भी सस्पिशियस नजर से देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में भारत के बांग्लादेश से जो रिलेशन है ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, ठीक ठाक है। आज की तारीख में भारत के संबंध मालदीव के साथ जो कुछ समय के लिए थोड़े न्यूट्रल हो गए थे, अब फिर से अच्छे मजबूत हो गए। मोदी जी मालदीव जा चुके हैं रिसेंटली। तो दुनिया में कोई भी देश शायद चीन के अलावा ऐसा नहीं है फिलहाल जो कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हाँ, कुछ जोशीले लोग हैं वो कभी कभी अमेरिका की तरफ भी देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि सीरियस डिस्कशन हो रही है, यह सोचना कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव डाल रहा है, वो थोड़ा शायद गर्मजोशी से ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है जी। नहीं, लेकिन कर्नल सर, क्योंकि अगर हम भारत के तमाम पड़ोसी देश देखें, नेपाल में नो डाउट हाल फिलहाल में हमने जेनजी रेवोल्यूशन देखा, उसके बाद सरकार का कोई अता पता नहीं है। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, शेख हसीना और फिर मोहम्मद यूनिस और मौजूदा वक्त में जो प्रोटेस्ट को लेकर, वो भी आपसे छिपे नहीं हैं। आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में देखिए, दोनों में लड़ाइयां चल रही है, दोनों में इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है इस नीचे साउथ एशियन नेशंस में जो चुपचाप शांति से अपनी तरक्की करना चाहता है और खुद भी चाहता है कि आप भी तरक्की करें, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो। लेकिन कई ऐसे देश हैं, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, वो नहीं चाहते कि ग्लोबल नॉर्थ उभरे, और यही कारण है कि वो यहां पर थोड़े डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स क्रिएट करते रहते हैं और उनके लिए बहुत ईजी पपेट बन गया पाकिस्तान। कुणाल जी देखिए, एक मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, लेट्स पुट इट दिस वे कि हिंदुस्तान, पहली बात तो मैं कल ये आजकल इंटरनेशनल उसके पट्टों पर भी आ रहा है कि मैं ये कहूंगा कि जो भारत है वो 1962 वाला भारत अब नहीं। ये पूरी दुनिया जान चुकी है, पूरा ग्लोबली पीपल नाउ कि अब ये भारत जो है वो इसकी आर्मी एक सक्षम आर्मी है और पूरी फुल्ली प्रोफेशनल आर्मी है जो किसी भी तरह के अटैक को लेने के लिए तैयार है। अब आप बात आती है भारत की, कई बार आप जैसे अभी कह रहे थे कि 57 देश जो हैं जिनसे वो भीख मांग रहा है, उनसे बड़े वो भीख मांगे आ गई, भीख क्या देंगे आप बताइए मुझे, उनके पास है क्या जो देने के लिए? अगर वो अपना दे तो कल को उनके ऊपर अटैक हो जाए तो उनको ये नहीं पता कि मेरा क्या होगा। तो ये कहना, मैं वो अगर सारे मुल्क इकट्ठे करके भी 10-12 कोई 2 जहाज दे, कोई 1 जहाज दे, कोई हथियार दे, कुछ दे, वो तब भी वो हमारे मुकाबले में इकट्ठे जो है वो नहीं हो। बाकी रह गई कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो बात है वो है कि हमको अपने मुल्क पर अपने आप को सक्षम करना है, और हमारी जिस तरह से हमारी प्रोग्रेस चल रही है, जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप देखिए कि हम जब सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे तो कई चीजें हमको अभी हंसी आती है कि हमने बातचीत करनी होती तो आधा घंटा हम अपने टेलीफोन को घुमाते रहते थे बातचीत करने के लिए। आज देखिए कि कहाँ पहुंच गए हम लोग। तो ये एक बहुत भारी डेवलपमेंट है। और ये जो कहना कि वो 57 देश उनके पास भीख मांग रहे हैं, वो भीख मांगे आ गई, भीख मांगे वो क्या भीख दे? ठीक है, उनके पास जैसा मैंने कहा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाए तब भी वो इतने हथियार और इतना सप्लाई नहीं पाकिस्तान को दे सकते। हम उनके लिए भी पाकिस्तान को हम वो लगा सकते। हाँ, ये जरूरत है। देखिए, अगर राजनीति स्ट्रेटेजिकली हम देखा जाए इस चीज को, तो अमेरिका जो है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो है वो टूटे, क्योंकि उनका एक बहुत भारी यहाँ गेम प्लान है, ये सारी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तान को वो ना तो जीने देंगे ना मरने देंगे। इसीलिए आप देखिए 1 बिलियन 2 बिलियन 4 बिलियन उनको थोड़ी बहुत भीख जो वो अमेरिका से मिलती रहती। और सबसे बड़ा जो गेम प्लान कुल मिलाकर उसको उतनी ही फाइनेंशियल एड दी जाएगी और उसको उतना ही अनस्टेबल भी रखा जाएगा कि बस वो चुपचाप जी सके, सशक्त ना हो पाए
और ना अपने दम पर खड़े हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सतीश सर, करुणी सिंह सर, इकबाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे से इस बेहद खास कार्यक्रम रणनीति में शामिल होने के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं सीधा। रुपए के राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में आज डालने का भी थोड़ी देर में काम करेंगे। साथियों, मुझे यह बताते हुए कि बड़ी खुशी भी हो रही है आज 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि आज हरियाणा के किसानों में के खाते में डाली जा रही है। साथियों,